और बात करते एक बड़ी खबर की। महाराजगंज जिले में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को जिला हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए भर्ती करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेडिकल जांच में पता चला है कि गैंगरेप से पहले लड़की को बेहोश करने के लिए नशीला पदार्थ खिलाया गया था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। प्रेमी के बुलाने पर ही लड़की मुलाकात करने गई थी। उसकी लड़की है, उसका गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध था। आज 11 बजे दिन में लड़के ने फ़ोन करके लड़की को बुलाया और उसके बाद जब लड़की 5 बजे वापस आई गांव में, तो उसने बताया कि उस लड़के ने और उसके साथ 3 और लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो मुख्य लड़का था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। प्रेमी ने ही प्रेमिका को बुलाया था और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी है? अमित, आपको बता दूं कि बीती देर शाम की ये घटना है और 8 बजे के आसपास जो है लड़की बेहोशी की हालत में मिली है गन्ने के खेत में। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की सूचना के बाद जो है उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल मेडिकल कॉलेज वो जिला अस्पताल भेजा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रेमी बुलाता है उस लड़की को, नाबालिग लड़की को, और उसके साथ अपने दोस्तों को मिलकर के उसको नशीला पदार्थ खिलाता है। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप करके गन्ने के खेत में फेंक देता है और वो बेहोश होती है। इसके बाद पूरी घटना होती है। तो कहीं न कहीं लगातार हाथरस के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये बड़ा दर्दनाक है। इसको रोकना बहुत जरूरी होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। हाथरस की तरह ही बलरामपुर में भी गैंगरेप और हत्या के मामले में अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। हाथरस के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी आज बलरामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जो आरोपी बच गए हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। अवनीश अवस्थी ने कहा कि पीड़ित परिवार से लगातार संवाद बना रहेगा। वहीं उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया। जो भी इसमें दोषी है उसको किसी रूप में छोड़ा ना जाए और यदि कोई और छूट गए तो उनको भी जो है खोज निकाल कर जो है उन पर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए। अवनीश अवस्थी के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। बलरामपुर गैंगरेप और मौत मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्रा से गैंगरेप की पुष्टि हुई थी। हाथरस मामले पर राजनीति लगातार जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस का दौरा कर चुके हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर चुके हैं। अब कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। आज कांग्रेस पूरे देश में सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह करने की तैयारी में है। इसके अलावा आज ही आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में हाथरस जाएगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। डेलीगेशन में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम भी शामिल रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने हाथरस के डीएम को तत्काल हटाने की मांग की है और साथ ही हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। इधर सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि महिला अपराधों के प्रति गंभीरता दिखाएं और ऐसे अपराधों में जल्द, प्रभावी और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखें और SC/ST के मामलों में गंभीरता से और त्वरित कार्रवाई करें। और लखनऊ से हमारे सहयोगी शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से शबाब, सीएम की तरफ से और क्या कुछ निर्देश दिया गया है? और देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से इस बात के दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की जो शिथिलता है उसको कतई बरता नहीं जाएगा। हाथरस के प्रकरण के बाद से सरकार को बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं और जिस तरह से पूरे मामले में राजनीतिक जो है वो बयानबाजियां और राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है, उसके बाद से सीएम की सख्ती जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि हाथरस वाले इशू पर जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जाने के बाद राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा वहां पर लगा,
अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके प्रदेश अध्यक्ष की जो एक कमेटी थी वो वहां पर पहुंची, जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन उनसे मिलने पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे मसले पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस मसले को कहीं से भी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हट रही। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन के बाद इस पूरे पॉलिटिकली मामले का कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होता पूरा पॉलिटिकली मामला नजर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और उसके अलावा सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंडेशन ये बताता है कि सरकार पूरी तरह से इस मसले पर फ्रंट फुट पर है और किसी भी कोर कसर को छोड़ नहीं रही है। हर तरीके से संभव मदद परिवार की जा रही है। मामले के पटक्षेप के लिए हर जांच को तेजी से किया जा रहा है। एसआईटी जांच जो वहां पर बनाई गई थी, एसआईटी कमेटी जो लगभग एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तो मुमकिन है कि मंगलवार शाम तक एसआईटी अपनी जो है जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप सकती है और इसके बाद जो है वो सीबीआई जांच के लिए कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। अमित, बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। हाथरस कांड पर बड़ी साजिश की बात सामने आई है। दंगा भड़काने के लिए वेबसाइट बनाई गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े वेबसाइट के तार बताए जा रहे हैं। इस्लामिक देशों से भी फंडिंग की जा रही थी। जांच एजेंसियों के हाथ अहम सबूत लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस कांड पर बड़ी साजिश की गई थी। दंगा भड़काने के लिए बाकायदा एक वेबसाइट भी बनाई गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े वेबसाइट के तार बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग हो रही थी। जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं, जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है और शुरुआती जानकारी यही सामने आई है कि इसके जरिए बड़ा दंगा भड़काने की एक कोशिश थी। संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल हाथरस मामले के साथ कई नामों पर जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम करके एक वेबसाइट बनाई गई और इसका इस्तेमाल किया गया। यूपी में जो जातीय दंगे हैं उसको कराने की कोशिश प्लानिंग थी वो तैयार की गई और पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम को बदनाम करने के लिए रातों रात ये जो वेबसाइट बनाई गई है। कई संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से इस्लामिक देशों से जमकर फंडिंग की बात भी जांच एजेंसियों के पास सुराग लगे और सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से देर रात ही एसएस होम को पूरे मसले की जांच कराने की बात कही। क्योंकि जिस तरह से रातों रात वेबसाइट बनाई गई और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया गया, कई नाम चीन लोगों की के नाम का भी इस्तेमाल किया गया, उसके हैंडल को हैक करने की बात भी सामने आ गई। हालांकि जांच एजेंसियों के हाथ जो वेबसाइट की डिटेल्स है वो पूरी जानकारी उनके पास लग गई। अमेरिका के तर्ज पर जो यूपी की घटना को लेकर देश भर में जातीय दंगे कराने की जो तैयारी थी उसको लेकर एजेंसियों ने काफी सुराग इकट्ठे किए और केंद्रीय जांच एजेंसी और जो यूपी की जांच एजेंसियां हैं उन्होंने मिलकर देर रात तक पूरा काम किया और कई सारे जो चेहरे हैं, चेहरों पर मास्क लगाकर पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को आड़ में निशाना बनाने की जो रणनीति बनाई गई, पूरी वेबसाइट का जो डिटेल्स है वो प्रदेश के बड़े आला अधिकारियों के हाथ लगे। चूंकि घटना का जो की घटना थी हमें तो उसकी जो केस हिस्ट्री है उसको लेकर जमकर जो है नफरत बोए गए वेबसाइटों पर और भड़काऊ सियासत की स्क्रिप्ट भी लिखी गई। तो निश्चित तौर पर दंगाइयों के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसमें एक बार फिर सीएम की तरफ से बड़े अधिकारियों को एसएसओम और डीजीपी को कहा गया है कि ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाए, इनकी अरेस्टिंग की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अजीत, दो बातें बताइए। एक तो इस साजिश के तार कहां से जुड़े हो सकते हैं और दूसरी बात, क्या अभी तक कोई रडार पर आया है क्या जांच एजेंसियों के? देखिए, बिल्कुल जो जांच एजेंसियों की जानकारी अभी तक हमारे पास है उसमें पीएफआई जो सीए के प्रदर्शन में उसका नाम आया था, उसका जो को संगठन है एसडीपीएफआई उसका नाम आया जिन्होंने वेबसाइट तैयार करने में अपनी यहाँ भूमिका निभाई है। इसके अलावा जो वेबसाइट बनाई गई उस पर कई सारे भड़काऊ और तमाम आपत्तिजनक जानकारियां इसमें की गई और ये भी कहा गया है कि खाड़ी देशों यानी जो आतंकी संगठन है उनका भी इस्तेमाल हुआ और उसके जो सुराग लगे हैं उसमें आतंकी संगठन का नाम भी आया है। जो लश्कर हो या जैसे हो ऐसे संगठनों का नाम भी आया, जिसको लेकर अब जांच एजेंसियां काफी सक्रिय और पूरी उनकी जो मास्टरमाइंड है, जो तार है, उसकी तलाश करें कि इसके पीछे और कौन बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। इन सभी विषयों की जांच की जा रही है। अजीत, इससे पहले सीएम भी ये बात कह चुके हैं कि दंगा भड़काने का एक प्रयास था वहां पर, तो क्या उनके इस बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जाए, ये जो बातें सामने आ रही हैं?
देखिए बिल्कुल इस बात की मुख्यमंत्री को 2 दिन पहले ही दिया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सावधान रहना होगा। लेकिन अब चूंकि देर रात पूरा खुलासा हो चुका है, वेबसाइट के पेज पर जो बातें लिखी गई थी उसे जांच एजेंसियों ने पूरा स्क्रिप्ट अपने पास रख लिया, उसके पूरा डिटेल्स अपने पास रख लिया है, तो निश्चित तौर पर उससे इसको जोड़कर देखा जाएगा और कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई तो उसको लेकर वो चाहे आतंकी संगठन हो या और जो संगठन हो, पीएफआई या सिमी, जो पुराना सिमी था जो अब पीएफआई और एसडीपीएफआई के रूप में काम कर रहा है, उनके जो सदस्य हैं उन पर भी उनको तलाश की जा रही है, उनके कॉल डिटेल्स, उनको सर्विलांस पर बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं जिसको जांच एजेंसियों ने रखा है, जिसका खुलासा अभी नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हाथरस की घटना को आधार बनाकर अमेरिका के तर्ज पर आतंकी संगठन यहाँ दंगा कराना चाहते थे। कई सारे संगठन जो आतंकी संगठनों से जिनके तार जुड़े हैं, काफी संख्या में फंडिंग हुई है। एक जानकारी और आई है हमें कि काफी संख्या में फंडिंग हुई है खाड़ी देशों से इस पूरे वेबसाइट को और वेबसाइट चलाने वालों को लेकर। तो अब जो एक ठीक है जीत, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने सीएम के इस बयान पर पलटवार किया है। सरकार के खिलाफ साजिश पर सीएम योगी ने नाम लिए बिना विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जाति और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी कांग्रेस पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। एसआईटी की बैठक हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, नार्को टेस्ट हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस इसको स्वरूप दे रही है एक जातीय चीजों का, एक दंगा भड़काने का, एक मन में पहले ही लोगों ने खेल खेला, ब्राह्मण ठाकुर करवाया, तो इनको 2-3 महीने कुछ चला नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने पलटवार करते हुए कहा कि वीडियो वायरल करने के पीछे खुद बीजेपी है। दूसरे तथ्यों को मोड़ने का प्रयास करे। किसने डाला है? ये कौन लोग हैं जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, ऑडियो वायरल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग। और अब खबर बदायूं से, जहां पर एक युवक को अपनी मजदूरी का पैसा मांगना भारी पड़ गया और उसे महज 300 रुपए की खातिर अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल मजदूरी मांगने पर दबंग ने उसे गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान जिला हॉस्पिटल में मौत हो गई। वारदात के बाद दबंग मौके से फरार हो गया है। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटना उसहद थाना इलाके के लीला नगला गांव की बताई जा रही है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। संवाददाता चितरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन, क्या जानकारी है? सर, ये जो मामला है ये उसहद के लीला नंगला गांव का मामला है और ये जो है मजदूरी करी थी मिथुन नाम के लड़के ने, और ये मजदूरी के जब पैसे मांगने गया और पैसे शाम को मांगे काम करने के बाद, तब उसने जो पैसा नहीं दिया, तब इसी बात को कहासुनी हो गई और जो सुबेश और उमेश जो आरोपी हैं ये उसके घर पे पहुंच गए और मिथुन तो हट गया, मगर उसका भाई विक्रम सामने आ गया और उसके गोली मार दी और जिसकी जिला अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर भदोही के एक गांव में महिला के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। गांव के ही 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। इस हादसे में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक महिला बैंक से पैसे निकालने गई थी। महिला को घर छोड़ने के बहाने आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पैसे निकाल के लौट रही थी तो इसके जानने वाले थे परिचित, जो इसको मित्र भी कहता है, शुक्ला जी, और वो कह रहे थे राजपूत ढाबे में उसे मिल गए थे। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुमको गाड़ी से छोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में उसे बैठाया और बैठा करके वो अपने गांव ले आए और गांव से फिर बगीचे में ले गए और वहाँ इसके साथ जो है उनको, वो और उनके दोस्तों ने इसके साथ जो है वो बलात्कार किया। ये सूचना दी है हमको। इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें 2 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। उधर कानपुर में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। पुलिस ने युवक की पिटाई कर दी है। पिटाई से युवक को गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने सिपाही पर आरोप लगाया है। चकेरी पुलिस का ये अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। सनीगवा चौकी इलाके का मामला है। कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
जहां पर इस युवक को बुरी तरह से पीटा गया है और आरोप पुलिस वाले पर लगा है। पीड़ित का आरोप है कि सिपाही ने उसे बुरी तरीके से पीटा है। चकेरी पुलिस का अमानवीय चेहरा यहां पर देखने को मिला है। सनिगवा चौकी इलाके का मामला है, जहां पर पुलिस के जवान ने इस युवक को पीटा है, ऐसा इसका कहना है। इसकी तरफ से आरोप लगाया गया है। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। शुरुआती आरोप जो इस युवक की तरफ से लगाया गया है वो यही है कि पुलिस ने यहाँ पर दबंगई दिखाई है, सिपाही ने बुरी तरह से उसको मारा पीटा है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।